नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश। आपका स्वागत है चलते चलते में, जिसमें हम चलते हैं एक शख्सियत के साथ कुछ पल और जानने की कोशिश करते हैं उस शख्सियत के विभिन्न पहलुओं के। आज हमारे साथ है प्रदीप जैन जी, पंचायती राज्य मंत्री हैं और हम मौजूद हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के बाहर। आपका स्वागत है सर जन संदेश में। अगर हम गांव की बात करें तो इस बार जो आपके अपोजिशन में थे बीएसपी के, उन्हें तकरीबन 2,05,000 वोट मिले और आपको मिले 2,52,713 वोट। आपके जो करीबी थे उनके पास एक मॉडल था ग्रामीण योजना का, अंबेडकर विकास योजना का, और आपके पास एक नरेगा का मॉडल था। अगर ग्रामीण विकास की बात करें, नरेगा ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए वो उससे पहले कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि नरेगा की वजह से इस बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में काफ़ी फ़ायदा मिला कांग्रेस को? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि एक ऐसी योजना जो कानून का रूप जिसने लिया है, उसने एक एक व्यक्ति जिसको काम की आकांक्षा है, जो पलायन करता था, जो भागता था, जो गांव में काम ना होने के कारण रह नहीं पाता था, उसको एक सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। नरेगा के कारण उसको एक आधार मिला, स्थायित्व मिला और उसका लाभ पूरे देश के ग्रामवासियों को मिला और उसका परिणाम कांग्रेस को भी देखने को मिला। आप युवा सांसद हैं, आपको नहीं लगता 100 दिनों का रोज़गार, आधा पेट अभी भी खाली रह जाता है गरीब का? और उसके बाद भी कहा जाता है कि नरेगा से जो पैसे मिलते थे वो पूरे नहीं मिले। कैबिनेट की कमेटी के और स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि नरेगा में बहुत सारी खामियां हैं। इस बार दूसरी बार चुनकर आए हैं, तो इस बार आप उन पर विचार करेंगे, उन खामियों को दूर करने में? हमारे कैबिनेट मंत्री सीपी जोशी जी ने एक पूरी कार्य योजना पूरे सारे अपने मंत्रियों के साथ बैठ के बनाई है और जो महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो, जिला लेवल पे मॉनिटरिंग हो, प्रदेश लेवल पे हो, राष्ट्रीय लेवल पे हो और सीधा उनको वो लाभ मिले, क्योंकि जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र योजनाएं दे सकता है, लेकिन संचालन करना राज्य सरकार की जवाबदेही है। और हम समझते हैं कि जो वर्तमान में अभी संशोधित होकर हम इसके पूरे प्रावधान करेंगे, उसके माध्यम से बहुत हद तक उन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जो लाभ के हकदार हैं। और अगर हम पंचायतों की बात करें, नरेगा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र सबसे पुराना है। एथेंस और स्पार्टा में जब लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, तब यहाँ पर ग्राम राज्य थे। गांधी जी ने भी सर्वोदय की बात करी, ग्राम राज्य की बात करी। आपको क्या लगता है, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर होने चाहिए और उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि मंदी का माहौल है, पूरी दुनिया में मंदी का माहौल है। उस मंदी से लड़ने के लिए हमें अपने गाँव को, अपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा पूरी तरह से, और उस पर ही इस सरकार का पूरा ध्यान है कि गांव के अंदर हो। निश्चित रूप से उसमें बहुत सफलता मिली है, लेकिन पूरी सफलता थोड़ा समय लगेगा। हम समझते हैं कि गांव का एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा और मुख्य धारा से जुड़ेगा। आपके इलाके झांसी की बात करें, भेल को लेके, बीएचईएल को लेके कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है। इस बार आप पंचायती राज्य मंत्री बने हैं, तो आपको लगता है कि ग्रामीण विकास में, उद्योगों को लाने में इस बार आपकी क्या प्राथमिकता है? हम पूरे प्राणपण से संकल्पित हैं कि हमारा बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा है, एक तो उत्तर प्रदेश और उसके बाद बुंदेलखंड, और उस बुंदेलखंड के अंदर लोग पलायन करते थे, आत्महत्या करते थे, और उस समय पूरे बुंदेलखंड के अंदर एक खुशबू आई। जिस समय राहुल जी बुंदेलखंड के दर्द में शामिल हुए, वो आए, उन्होंने हालचाल देखा और बुंदेलखंड को जो विरासत में मिला है वो सब कांग्रेस से ही मिला है। चाहे बीएचईएल देखें, पारीछा देखें, इंजीनियरिंग कॉलेज देखें, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी देखें, कोई भी सारे जितनी परियोजनाएं हैं। तो इस चीज़ को लेकर, वहाँ के उद्योगों को लेकर, आज 100 दिनों का जिस तरह से मनमोहन सिंह ने भी आपको मैनिफेस्टो दिया होगा, उसमें क्या क्या है बुंदेलखंड को लेकर? ये बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जहाँ पर राहुल जी का भी काफ़ी प्रभाव रहा है, वो वहाँ पर रात को रुके हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ से कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए 2012 के चुनाव के लिए। लखनऊ की बात कर रहा हूँ। ग्रामीण विकास केवल बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश के अंदर 100 दिनों के अंदर जो कार्य योजना तैयार होगी, और मुख्य बात यह है कि हम मौके पे जाके देखेंगे। हम देखेंगे कि जो पैसा दिल्ली से जा रहा, जो राहुल जी का एक संकल्प था, राहुल जी को लगता था और सारे लोगों को लगता है कि दिल्ली से योजनाएं चलती हैं और गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती हैं, तो हम लोगों का ये प्रयास होगा कि हम इसमें पारदर्शिता लाने के लिए मौके पे जाके उसको देखें कि मौके पे उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कार्य किया है,
उसको क्या मिल रहा, कार्य क्या हो रहा है और उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम सुधारना पड़ेगा। सेंट्रल से योजना गई, स्टेट को उसका क्रियान्वयन करना है और उसमें हम व्यापक सुधार चाहते हैं कि वो सीधा उसको लाभ मिले, उसको लगे कि एक ऐसा कानून जिस कानून से वो स्वावलंबी होता है, वो आत्मनिर्भर हो सकता है, वो उसको सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि इसको उत्पादकता से भी जोड़ा है। जैसे जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 10-15 पैसे ही पहुंच पाते 1 रुपया जब दिल्ली से चलता है तो, लेकिन हम उनके सुधारों की बात करें, आरटीआई को, जिस तरह से उन्होंने कंप्यूटर ई गवर्नेंस की बात की थी, कंप्यूटर की बात की थी, आरटीआई की बात करें, ई गवर्नेंस की बात करें, लोगों को पता हो कि उनके अधिकार क्या हैं। अगर 100 दिनों का रोजगार मिला तो 100 दिनों के पैसे मिले, तो उस तरह के प्रचार के लिए, क्योंकि गाँव शहरों की बात अलग है, यहाँ आप जागो ग्राहक जागो कह सकते हो, लेकिन गाँव के ग्राहकों को, वहाँ के लोगों को बताने के लिए आपके अधिकार क्या हैं, उसमें किस तरह से काम कर रही है भारत सरकार? भारत सरकार की सबसे बड़ी मंशा यही है कि गांव का एक एक व्यक्ति शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े, और शिक्षित होगा तो उसको सारी जानकारियां होंगी। जो सांसद और विधायकों को अधिकार थे, सूचना के अधिकार, वो गांव के एक अंतिम व्यक्ति को अधिकार है और उसके माध्यम से एक पारदर्शिता आएगी, सारी योजनाओं के बारे में उसे जानकारी रहेगी और एक भ्रष्टाचार पर उससे रोक लगेगी। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम प्रदीप जी से बात करेंगे झांसी के बारे में, क्योंकि झांसी की रानी कितनी भी मशहूर क्यों ना हो, लेकिन बुंदेलखंड से झांसी की रानी को दिल्ली पहुंचने के सफ़र में अभी बहुत पड़ाव बाकी है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, बुंदेलखंड से सांसद हैं, झांसी से सांसद हैं। एक कहावत सुनी जाती है बुंदेलखंड को लेकर, बुंदेलों के मुंह सुनी हमने कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। 1627 से आज 2009 तक महिलाओं को जितने अधिकार मिलने चाहिए थे उतने अधिकार नहीं मिले। अभी भी संसद में रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन का, आरक्षण का बिल अटका पड़ा है। किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस ने हमेशा, आज़ादी के पहले हो या आज़ादी के बाद हो, हमेशा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा है। पूरा इतिहास खुला है। कांग्रेस की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती वर्तमान में जो अभी हैं मीरा कुमार, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और अनेक राज्यों में जहां भी कांग्रेस का शासन रहा, राज्य स्तर पर भी महिलाएं मुख्य धारा में रही। और आज भी जो महिला विधेयक है वो कांग्रेस की पूरी मंशा है। और जो इसमें कहा जाता है कि सुधार की ज़रूरत है आरक्षण को लेके, उसके अंदर मुस्लिम महिलाओं के अलग से, SC ST को अलग से, आपको लगता है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे एक युवा, आप खुद युवा हैं, युवाओं के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है लेकिन हर साल एक जाति पिछड़ जाती है। तो अगड़े देश में पिछड़ी जातियों की संख्या, आरक्षण की संख्या ज़्यादा कैसे हो रही है? कम से कम एक आम आदमी पूछना चाहता है जो ग्रेजुएट करके निकला, जिसे नौकरी नहीं मिलती रिजर्वेशन की वजह से। हम समझते हैं कि देश के अंदर जिस परिस्थिति में आरक्षण हुआ और जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कांग्रेस का एक निर्णय जो है वो पूरे राष्ट्र हित में है और आने वाले समय में उसका स्वरूप पूरे देश के सामने पुनः आएगा कि किस तरह से आरक्षण के माध्यम से मुख्य धारा से उन लोगों को जोड़ा है जिन लोगों को मुख्य धारा में लाने का संकल्प था। पंचायतों में और नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण मिला है, उसका कितना फ़ायदा मिलेगा यहाँ तक पहुँचने में, संसद तक पहुँचने में? बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा और क्योंकि 50% हमारी आबादी महिलाओं की है। हम अपने संसदीय क्षेत्र का देखें तो हम लोगों का नाम ही वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई के कारण है। और इस मुल्क के अंदर जब भी हम प्राचीन काल से ही देखें, अगर हम भगवान श्री राम को देखते हैं तो पहले उनके अंदर माँ सीता को लगाते हैं, सीताराम बोलते हैं, राधा का नाम बोलते हैं, श्याम के पहले राधे श्याम। तो अनादिकाल से हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हमने महिलाओं को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा। आज भी बहुत बार ऐसा लगता है कि जिन गांव में महिलाएं मुख्य धारा में नहीं हैं, वो केवल पानी भरती हैं, वो केवल घर में झाड़ू लगाती हैं,
लेकिन उनका अपना कोई जीवन नहीं रह पाता। और इस बात को कांग्रेस ने समझा है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें एक बात देख लेना चाहिए कि महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़े बिना राष्ट्र ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता। प्रदीप जी, आपको नहीं लगता इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मिथ है, पिछड़े इलाकों में महिला पिछड़ी हुई है और अगड़े इलाकों में ऐसा नहीं है? लेकिन हम वाकई रूप में देखें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, बक्सर की बात करें, गाँव की बात करें, वहाँ फिर भी अधिकार महिलाओं को काफ़ी हद तक दिए गए हैं। लेकिन हरियाणा और पंजाब की बात करें, दोनों राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहाँ भ्रूण हत्या होती है, वहाँ अधिकार कम है। तो जहाँ शिक्षा है, जहाँ पैसा है, जहाँ रोजगार है, वहाँ महिलाएं पिछड़ रही हैं और गांव में फिर भी उन्हें लाजमी अधिकार मिले हुए हैं। हम समझते हैं कि भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है और उसके लिए केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। जिस तरह के कानून है, उन कानूनों को क्रियान्वयन करना है और उसके लोगों के मन में अगर किसी राज्य के अंदर ये स्थिति है तो वहाँ के लोगों को जागरूकता के माध्यम से, क्योंकि जन्म लेने वाली बेटी इस राष्ट्र का, इस संसार का भविष्य हो सकती है। वो बेटी माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, सास के रूप में, हर रूप में पुरुष को बराबर से सहयोग देती है। और भ्रूण हत्या तो एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है और उसको जहाँ कानून के साथ साथ विचारों में भी लोगों के बदलाव आवश्यक है। अगर किसी जगह ऐसा नहीं है तो वहाँ भी केंद्र सरकार के कानून और सामाजिक परिस्थिति दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण कर रहे हैं कि आने वाले समय में कन्या भ्रूण हत्या बंद होगी। आपके ज़िले की बात करें, झांसी में किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, BHEL के बाद कोई उद्योग नहीं, बड़ा उद्योग, उसे लेकर, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को लेकर कि वहाँ के लोगों को वहाँ पर सारे रोजगार मिले, सारी दिशाएं मिले, उन्हें दिल्ली या मुंबई ना भागना पड़े। बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी स्थिति थी, जिसे हम एक ऐसी स्थिति कहेंगे कि लोग पलायन करते थे, लोग आत्महत्या करते थे। नरेगा के बाद जहाँ पर भी नरेगा का संचालन सफलतापूर्वक हुआ, वहाँ पर सारी स्थितियों में सुधार आया। हम शौर्य, पराक्रम और कला के प्रतीक थे। हम सूखा, अकाल और तबाही की दास्तान बन गए थे। राहुल जी आए झांसी में, उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व दिया। अभी भी नाबार्ड से 244 करोड़ रुपए बुंदेलखंड के लिए अवमुक्त हुए हैं और बहुत सारी योजनाएं निश्चित रूप से बुंदेलखंड पहुंच रही हैं, क्योंकि जो स्थिति पिछले उत्तर प्रदेश की सरकार के शासनकाल में हुआ कि लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोगों के हाथों को काम नहीं मिला, लोग बटे, जातियों में बटे, लोग विचारों में बटे, लेकिन उन्हें उपलब्धि कुछ नहीं हुई। और हम समझते हैं कि ये मौका जो हमें मिला है और इस सरकार की मंशा भी है कि बुंदेलखंड से लोग पलायन ना करें, मुख्य धारा से जुड़ें और वो आत्मनिर्भर और ससम्मान वहीं अपने गांव में रह के अपना विकास करें, गांव का विकास करें और बुंदेलखंड का वही खोया हुआ गौरव वापस लाएं। चलिए, प्रदीप जी को फिलहाल तक लगता है कि राहुल गांधी के साथ युवा है और भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं पर ही हम बात करेंगे। फिलहाल वक्त होना चाहिए छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद युवा राजनीति के बारे में हमारी बात चलती रहेगी, चलते चलते। ब्रेक के बाद चलते चलते में फिर से आपका स्वागत है। हम बने हुए हैं प्रदीप जैन जी के साथ। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इसे रायसीना की पहाड़ियाँ कहा जाता है और इस पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का निवास है। और हम बात करें युवा राजनीति को लेकर। प्रदीप जी, युवा राजनीति की बात आपने कहा, राहुल गांधी ने बहुत मोटिवेट किया। आपको लगता है फिर भी चंद युवाओं को छोड़ के युवा आज भी राजनीति से अलगाव चाहता है, वो वोट नहीं देता, वो पप्पू बन जाता है? नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं इस चुनाव में ख़त्म हुई। जो युवाओं का बहुत भारी संख्या में संसद में प्रवेश और भीषण गर्मी के बावजूद युवा जिस तरह सकारात्मक रूप से मत देने गए, वो राहुल जी के व्यक्तित्व के कारण। और हम जैसे आम युवा को इतना बड़ा मौका, हम समझते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव है। और
बदलाव निश्चित रूप से नज़र आता है। गोल मंदिर में नज़र आता है कि इस बार राहुल गांधी के युवा कैबिनेट में आपके साथ जितेंद्र प्रसाद की बात करें, अजहरुद्दीन की बात करें, वो तमाम चेहरे जिन्हें राहुल गांधी अपने साथ चाहते, सचिन पायलट की बात करें, वो सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन आम युवा, यूपी में मतदान का प्रतिशत रहा तकरीबन 45%, ज़्यादातर युवाओं ने मतदान नहीं किया। वो खुद को चाहते हैं कि इससे अलगाव राजनीति से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो फिर भी ठीक है, संसद जवान हो गया, लेकिन हिंदुस्तान को जवान होने में राजनीतिक रूप से अभी वक्त लगेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र की परिकल्पना बिना युवा, बिना महिला शक्ति के और बिना बुजुर्गों के नहीं कर सकते। जब राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन दिल्ली में किया था, तब भी उन्होंने कहा था युवाओं को आप टिकट दें, वहाँ से टिकट दें जहाँ से जीतना मुश्किल नज़र आता है, ताकि वो अपने दम पर लड़ें और जीते। लेकिन आम युवा अगर राजनीति में आना चाहता है, कम से कम बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा वक्त लगता है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, JNU का या फिर BHU का अगर छात्र आना चाहता है चुनाव में, तो उसके पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, संसाधन नहीं होते। और हम युवाओं की बात करें, जो मनमोहन सिंह का कैबिनेट है, उनमें से 16 ऐसे मंत्री हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि राजशाही ख़त्म हो गई, लेकिन परिवारशाही फिर दोबारा से उभर रही है? नहीं, हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि सारे तरह के फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनता है, और बहुत सारे लोग हम जैसे भी हैं। हमारे पास हमारी जो स्थिति है, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे, पिता अवकाश प्राप्त रेलवे के एक ड्राइवर थे, माँ हमारी मध्यम वर्गीय, उनके संस्कार मिले, हम बिल्कुल सीधे। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम सबसे बड़ी महापंचायत की बात कर रहे हैं कि उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, और ये लोकतंत्र की विशेषता है। युवाओं को लेकर बात करें, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से भारतीय छात्रों पे हिंसा हो रही है, उसका प्रतिवाद भी नज़र आ रहा है। उन्होंने भी रिएक्शन किया, किसी ऑस्ट्रेलियन छात्र पे हमला किया था। आपको लगता है जिस तरह से सुषमा स्वराज ने मांग करी, भारतीय युवा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ के छात्रों से जाके बात करनी चाहिए? भारत सरकार इसमें पूरी कार्रवाई कर रही है, और इसमें निश्चित रूप से एक उचित निर्णय भी उन्होंने ले लिया है। क्योंकि आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें युवा की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में विसर्जित कराना है। एक युवा में ताकत होती है, वो ताकत कांट तोड़ने में भी लग सकती है, वो ताकत किसी चीज़ के सृजन करने में भी लग सकती है। तो वो जो सृजन करने की धारा है, उस धारा पर कांग्रेस कार्य कर रही। और प्रदीप जी, वो ताकत कई बार नज़र आती है गोधरा के बाद हुए दंगों में, वो ताकत नज़र आती है सिमी के अलगाववाद में, वो ताकत आज की बात करें देश तोड़ने